कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी इंडियन पॉलिटी जो एग्जाम में पूछी जाती है, जनरल एग्जाम्स के अंदर जो नॉन लीगल वाले एग्जाम्स है, जैसे पीसीएस हो गया, आईएएस हो गया, यूपीएससी हो गया, तो इन सब एग्जाम्स में कैसे पूछी जाती है? इंडियन पॉलिटी की तरह पूछी जाती है। और वो इंडियन पॉलिटी डिराइव तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही होती है ना? क्योंकि ये भी सेलेंट फीचर है दैट देयर मस्ट बी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? कोई बताएगा मेरे को? एनीवन? लीगल बैकग्राउंड वाले भी। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? जी प्रश्न जी बताइए। हैंड रेस करने की फॉर्मेलिटी थी, माइक खोले बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री में फाउंटेन ऑफ लॉ है। ईच एंड एवरी लॉ विच इज इन द कंट्री एमेनेट्स एंड derives इट्स सोर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सभी लॉज जितने भी कानून हैं उसमें सुप्रीम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रैंड नॉर्म है, लीगल वाले समझ गए होंगे, ग्रैंड नॉर्म है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। सारे लॉज क्या करते हैं? वहीं से अपनी वैलिडिटी को पाते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है तो लॉ भी वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, ये भी एक बेसिक फीचर है। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस के हिसाब से हमने आज थोड़ा सा तैयार की है, इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक, अभी भी अगर हम देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 395 आर्टिकल लास्ट आर्टिकल है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी 395 ही आर्टिकल है। अब अलग अलग सोर्सेस अलग अलग डेटा कोट करते हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला कि अभी एट प्रेजेंट कितने आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो कब पूछेगा? एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितने आर्टिकल थे? तो 395। कितने शेड्यूल थे? तो 8 शेड्यूल थे। अब कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं। पहले कितने पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के? 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था। अब 25 पार्ट्स हैं, 25 पार्ट हैं। पार्ट बढ़ गए, आर्टिकल 395 ही है। क्यों? क्योंकि जैसे पार्ट बढ़ता है ना, तो जैसे पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज के लिए जुड़ा, तो उसके अंदर 9A जुड़ा, और आर्टिकल उसके अंदर ऐसे जुड़े 273 है तो 273 A B C D, हालांकि वो सी आगे से शुरू होता है, सी से शुरू होता है, उसके आगे ZG तक जाता है वो। ठीक है, तो वो सारे आर्टिकल हम लोगों को यहाँ पे रखने की जरूरत, याद करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को पार्ट पता होना चाहिए, कौन से पार्ट में क्या चीज दे रखी है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन से पार्ट में क्या चीज दी हुई है। ठीक है, और अभी तक टोटल 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, जो 2023 में लास्ट था। कौन बताएगा कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट है, इसके अंदर क्या चीज आई है? कोई भी बता दीजिए, लीगल नॉन लीगल सब बैकग्राउंड के कोई भी। 106वां संविधान संशोधन 2023 किस चीज के लिए लाया गया? जी प्रिया जोशी। हाँ रिजर्वेशन। बताइए बताइए प्रश्न। सर रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, रिजर्वेशन ऑफ, 33% का जो रिजर्वेशन है। एक्ट का नाम क्या है? सर एक्ट का नाम है नारी शक्ति विधान अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हाँ आई थिंक नीता वंदन या विधान, हाँ वंदन अधिनियम। वंदन ओके सर। अधिनियम। ठीक है, तो इसके अंदर 33% स्टेट लोग, हाँ। 33% जो सर लोकसभा है उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% का रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को। जी बिल्कुल सही। तो 33% रिजर्वेशन, जैसा प्रिया जी ने बताया कि 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन का प्रोविजन किया गया इसके अंदर इन स्टेट असेंबलीज एंड लोकसभा। ठीक है, और लोकल बॉडीज के अंदर पहले से प्रोविजन है, 33% रिजर्वेशन का प्रोविजन है। ठीक है ना, तो उनके लिए किया गया है, लोकसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये नाम भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 106वें संविधान संशोधन से यानी कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 से निम्न में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स आर एसोसिएटेड, तो वो एक्ट आपको दे देगा, वो आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? मैच करना पड़ेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ध्यान रखें। ठीक है,
सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो अभी हम लोग इसको सेग्रीगेट करके हल्का सा याद करने की कोशिश करेंगे, फिर इसमें देखेंगे कि हम लोगों को जो चीजें याद नहीं हो रही हैं उन चीजों को हमें कैसे याद करना है। इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे कुछ, ये सारे के सारे याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है, हर एग्जाम में आता है। पीसीएसजे का एग्जाम दोगे उसमें आएगा, पीसीएस के एग्जाम में आएगा, यूपीएससी में आएगा, आप जो भी एग्जाम दोगे, नेट का दोगे तो भी आएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या चीजें ली, आप लोग याद करो, जब हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ रहे थे तो उस समय पर क्या क्या चीजें आ चुकी थी, वही चीजें हमने वहां से। एक तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्कीम, है ना, डिवीजन ऑफ पावर हो चुका था प्रोविंसेस में और वॉइसरॉय, सॉरी हाँ, वॉइसरॉय काउंसिल के बीच में, है ना, याद आ रहा है। तो हमने वहां से फेडरल स्कीम भी ली। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर उन्होंने अपॉइंट किए हुए थे ब्रिटिशर्स ने, तो 1935 के एक्ट के अंदर उसका प्रोविजन था, तो हमने गवर्नर भी वहां से लिया। जुडिशरी वो ब्रिटिशर्स सेटअप कर चुके थे इंडिया में, तो 1935 के अंदर जो प्रोविजन थे वो हमने वहां से लिए, जुडिशरी से रिलेटेड। पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हो चुका था, इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स थी, तो ये सारी चीजें हमने कहां से ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें ली हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, ब्रिटिशर्स के पास क्या है, जो उनके पास है वही हम लेंगे। वहां पर क्या चलता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम चलता है ना, गवर्नमेंट चलती है, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने वहां से ले ली। अब पार्लियामेंट है तो कैबिनेट भी वहीं से आएगी, तो कैबिनेट सिस्टम हमने वहां से ले लिया। और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ यानी कि रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये भी हमने कहां से ले लिया, लेजिस्लेटिव का प्रोसीजर भी हमने कहां से ले लिया, ब्रिटेन से ले लिया, क्योंकि वही हम लोगों पे राज कर रहे थे उससे पहले, तो उन लोगों का ही लॉ बनाने का सिस्टम हमने अपना लिया और रूल ऑफ लॉ रखा, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, जैसे कि ब्रिटेन के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, और यूएस के अंदर कैसी है, डुअल सिटीजनशिप है। वहां पर हम लोगों को परफेक्ट फेडरलिज्म देखने के लिए मिलता है, कहा, यूएस के अंदर, क्योंकि वहां पर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, यानी कि संघ, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में, और राज्य की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में शक्तियों का विभाजन हम लोगों को यूएस के अंदर सबसे बढ़िया तरीके से देखने के लिए मिलता है। वहां पर जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी सिटीजनशिप है, तो वहां पर डुअल सिटीजनशिप चलती है यूएस के अंदर, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप, और ये चीज हमने कहां से ली, सिंगल सिटीजनशिप हमने लिया ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया के अंदर, ऐसा तो नहीं है कि आपको इंडिया के सिटीजनशिप के अलावा और भी कोई सिटीजनशिप चाहिए हो, यूपी की, बिहार की, झारखंड की, नहीं चाहिए ना, सिर्फ इंडिया की चाहिए, है ना। तो इंडिया की क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट का सिस्टम वहां से लिया, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी वहीं से ली। और रिट जुरिस्डिक्शन, रिट जो है 5 रिट हैं, ठीक है। 5 रिट क्या है, जो नॉन लीगल बैकग्राउंड के हैं उनके लिए बता दूं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 में रिट का प्रोविजन किया गया है। 5 तरह की रिट है, उन रिट से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई फंडामेंटल राइट का हमारा वायलेशन करता है, कौन करेगा, स्टेट करेगा या कोई पर्सन भी कर सकता है, तो हम लोग सीधे कहा जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा, हालांकि हाई कोर्ट तो हम लीगल राइट्स के वायलेशन में भी जा सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि द स्कोप ऑफ आर्टिकल 226, मतलब कि हाई कोर्ट की शक्तियां रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बृहत है, मतलब ज्यादा है, एक्सपेंडेड है, ठीक है। वो लीगल राइट्स के ऊपर भी रिट इशू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या अधिकार है, केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन में क्या करेगा, रिट को इशू करेगा, ठीक है। रिट क्या होता है, 5 तरह के रिट है, उसको हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, अब यूएसए के अंदर ये समझो कि वहां पर बहुत ज्यादा आजादी है ना, यूएस के अंदर लोगों को पर्सनल लिबर्टी बहुत ज्यादा है, वो अपना कहीं भी कुछ भी करने के लिए, और
बहुत ज्यादा आजादी से सोचने के लिए, तभी वहां पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना ज्यादा है ना, तो सोचने की आजादी, इन सबकी आजादी है। तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वहां की जुडिशरी भी बहुत इंडिपेंडेंट है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया था, उसके अगेंस्ट जजमेंट दिया है, डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का सिस्टम भी हमने कहां से लिया? यूएसए से लिया। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जहां पर जुडिशियल रिव्यू यानी कि कोई अगर कानून बनाती है सरकार, तो उसका कोर्ट क्या कर सकती है? रिव्यू कर सकती है। इंडिया के अंदर आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? कि कोई भी लॉ अगर इन कंट्रावेंशन विद पार्ट थर्ड, यानी कि कोई भी लॉ अगर ऐसा बनता है जो हमारे मूलभूत अधिकारों को, जो पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, उनका वायलेशन करता है या उनको अब्रिज करता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? उसको वॉइड घोषित कर सकती है। टू द एक्सटेंट, कितना वॉइड घोषित कर सकती है? सिर्फ उतना, उतने पार्ट को वॉइड घोषित कर सकती है जितना पार्ट कंट्रावेंशन में है, यानी कि जितना पार्ट फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, हालांकि हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हमने वो कहां से लिया? यूएस से लिया, जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यूएस के अंदर, तो वहां पर इम्पीचमेंट का भी प्रोसीजर है। तो हमने इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का कहां से लिया? यूएसए से। रिमूवल ऑफ जजेस, जजेस को अगर हटाना है तो वो प्रोसीजर भी हमने यूएसए से लिया। सिमिलर प्रोसीजर है, जो प्रेसिडेंट को हटाने का है वही प्रोसीजर जजेस को हटाने का है। हालांकि जब हम जजेस की बात करते हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर क्या प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर भी हम लोग इसका आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो जब हम किसकी बात करते हैं, प्रोसीजर की बात करते हैं, तो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ जजेस दोनों का सेम प्रोसीजर है, लेकिन केवल प्रेसिडेंट के रिमूवल को हम इम्पीचमेंट कहेंगे, लेकिन जजेस के रिमूवल को हम रिमूवल ही कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। हालांकि आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे, तो अभी जस्टिस वर्मा, एक जस्टिस वर्मा, क्या नाम था उनका, जिनके घर में 15 करोड़ रुपए कैश में लेते, नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, अगर किसी को याद हो तो प्लीज बता दो। यशवंत वर्मा, शायद यशवंत वर्मा है ना, यशवंत वर्मा। तो उनको रिमूव करने की बात कर रही थी, अखबारों में रोज छपता था इम्पीचमेंट शब्द, महाभियोग। वो महाभियोग नहीं है, वो इम्पीचमेंट नहीं है, इट इज सिंपल रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज का प्रोसीजर। ठीक है, तो इम्पीचमेंट शब्द केवल किसके लिए इस्तेमाल होगा? प्रेसिडेंट के लिए। आयोग इस बात का ध्यान रखता है, तो आप लोग भी ध्यान रखेंगे, इम्पीचमेंट शब्द केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज करता है आयोग। ठीक है, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वहां से लिया, तो वाइस प्रेसिडेंट भी हमने वहीं से लिया है, यूएस से। इसके अलावा प्रियम्बल एक होना चाहिए, ये आइडिया कहां से आया? यूएसए से आया, जवाहरलाल नेहरू जी को। फिर उन्होंने संविधान सभा में क्या करा? एक प्रस्ताव लेके आए, जो प्रस्ताव बाद में चल के क्या बन गया? प्रियम्बल बन गया। ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का आइडिया कहां से आया उनको? यूएसए से आया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में तो फेमस है ना, वो घूमते रहते थे पूरी दुनिया, तो यूएसए भी गए थे घूमने, सबसे महंगे देश। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि डीपीएसपी हमने कहां से लिया है? तो डीपीएसपी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स के जो नॉमिनेशन का प्रोसीजर है वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के इलेक्शन का प्रोसीजर, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हमने कहां से लिया है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लेकिन याद रखना कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मेथड जो है, उसका क्या मेथड है? कोई बता सकता है मेरे को मेथड? अभी कल परसों की क्लास में भी आया था ना, कोई भी बता सकता है क्या क्या मेथड है इलेक्शन का? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मेथड का क्या नाम है? इनडायरेक्ट इलेक्शन तो है, हाँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इन्होंने एकदम सही जवाब दिया है।
क्या नाम है, पायल जी ने एकदम सही जवाब दिया, स्वाति जी ने, खुशबू जी ने, तीनों ने एकदम सही जवाब दिया। ठीक है, क्या है, एग्जाम में पूछ लेता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये प्रोसीजर क्या है, इसको जब हम आर्टिकल 72 और ऑनवर्ड्स प्रेसिडेंट को पढ़ रहे होंगे उस समय इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन तो है हम, फेडरल। अच्छा, अब नॉन लीगल बैकग्राउंड वाले बताएंगे कि फेडरल शब्द का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल। जी, नेहा जी, संगीता जी, आप दोनों में से कोई भी बता दीजिए फेडरल शब्द का क्या मतलब है। अभी मैंने इसी क्लास में शुरुआत में बताया था फेडरल शब्द का मतलब, और एग्जाम्पल भी दिया था, संघीय व्यवस्था, आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया, थैंक यू, लेकिन मैं मतलब पूछ रहा हूँ। हाँ जी, कोई मतलब बताएगा माइक खोल के। सर इसमें पावर डिवाइडेड होती है, जैसे स्टेट में और सेंट्रल में। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में स्टेट गवर्नमेंट पावर का मतलब पावर जो डिवीजन, होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर ठीक है, देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इंडिया में उसके लिए क्या है, शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 के अंदर 4 तरह की लिस्ट है, वैसे तो 3 तरह की है, यूनियन 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और रेजिडुअरी। रेजिडुअरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट लिस्ट में जो इश्यूज हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट के अंदर जो इश्यूज हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। ठीक है ना, तो ये डिवीजन ऑफ पावर है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा सॉरी, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो इंडिया क्या है, फेडरेशन तो है, डिवीजन ऑफ पावर तो है, लेकिन कई परिस्थितियों में सेंटर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, आगे चल के देखेंगे कैसे कैसे सेंटर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपॉइंटमेंट करती है गवर्नर का। ये भी क्या है, ये भी यूनिटरी फीचर है फेडरल, हमारे फेडरल गवर्नमेंट के यूनिटरी फीचर्स हैं ये क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर एक तरीके से जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किए हैं, जो भी लॉज पास किए हैं, उनको आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर को पावर है कि उसको पास कर दे, साइन कर दे, एसेंट दे दे, वापस भेज दे रिकंसिडरेशन के लिए हाउस के, प्रेसिडेंट के पास भेज दे उसके प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, या फिर उसको विथहोल्ड कर ले। तो ये सारी पावर्स आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर के पास है। तो ये कहां से लिया हमने, ये भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जितने भी यूनिटरी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्टली हमने कहां से लिए, कैनेडियन गवर्नमेंट से लिए, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हमने कहां से लिया है, सुप्रीम कोर्ट एडवाइज करेगी। आर्टिकल बताएगा कोई, कौन से आर्टिकल में एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। जी, माइक खोल के बता दो, जल्दी हो जाता है, वो तो एबीसीडी लिखने में आसानी रहती है बस, ऐसे में तो माइक खोल के और तुरंत बता दो। हाँ जी, 143। 143, 143 के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है, वो एडवाइस मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से, और किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी के ऊपर, किसी भी लॉ के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, लीगल इशू के सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है। ठीक है, तो अभी 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया गया लास्ट ईयर 2025 में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किस केस में लिया गया, कौन बताएगा, किस केस के जजमेंट के बाद 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया गया। मोस्टली लीगल वाले हैं, तो जायज क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, केस का नाम तो ध्यान नहीं, बट ये है कि तमिलनाडु के गवर्नर के पास उसकी पावर से रिलेटेड कि कितने टाइम तक वो रख सकता है अपने पास किसी रिकमेंडेशन को,
उससे रिलेटेड था। केस सही का नाम पहुंच याद गए। है टू बी ऑनेस्ट। केस का नाम भी बहुत इजी है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। उसके अंदर क्या हुआ था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा इस चीज को, तो बिल्कुल ध्यान से सुना। 2023 में 2020 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स को पास किया। कुछ एक्ट्स को जब पास किया तो गवर्नर ने क्या किया, आर्टिकल 200 का इस्तेमाल करते हुए कुछ एक्ट्स को वापस भेज दिया रिकंसिडरेशन के लिए। अब रिकंसिडर होके जब वापस आता है तो गवर्नर के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है कि वो उसको पास करे, लेकिन उसने पास करने की जगह क्या किया, प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए भेज दिया। तो यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन का वो हो गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बैकलॉग आ गया कि यहाँ पर क्या करें, ग्रे एरिया है, क्या हो सकता है। तो इस और कुछ एक्ट्स को क्या किया, विदहोल्ड कर लिया। विदहोल्ड कर लिया मतलब ना साइन किया ना उसको वापस भेजा। सेकेंड टाइम में विदहोल्ड नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट में गई स्टेट ऑफ तमिलनाडु, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के अगेंस्ट। तो यहां से मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा कि भाई वो 3 महीने के अंदर अंदर उसको पास करना जरूरी है। अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है कंसिडरेशन के लिए आर्टिकल 201 के अंदर, तो प्रेसिडेंट को 3 महीने के अंदर डिसाइड करना है, गवर्नर को 1 महीने के अंदर डिसाइड करना है। हालांकि 16 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में इस चीज को खत्म कर दिया गया। ठीक है, लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है कि यूनियन पावरफुल है। यूनियन पावरफुल क्यों है? क्योंकि उसने वहां पे गवर्नर बिठाया हुआ है कंट्रोल करने के लिए, ये देखने के लिए। वैसे बिठाया किस लिए है? बिठाया तो सिर्फ इसलिए है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल होती है तो आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल लगाना है कि नहीं, उसका रिकमेंडेशन कौन देगा? गवर्नर देगा। तो गवर्नर क्या करता है? सेंटर को पावरफुल बनाने का काम करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिकली फीचर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। कहां से लिया? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमने डिसाइड वो कर लिया, डिस्कस कर लिया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली कंकरेंट लिस्ट, बची कुची। अब ऑस्ट्रेलिया लगता भी ऐसे है ना, दुनिया में बचा कुचा पार्ट जो था, जो बची कुची जमीन थी, उसको हमने साउथ में ढकेल दिया और वो बची कुची कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ हाउस, जो ज्वाइंट सिटिंग है, कंकरेंट लिस्ट के ही ज्यादातर मैटर्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन या कहा जाए कि पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग को लेके सबसे ज्यादा झगड़ा इसी पे होता है। सबसे ज्यादा झगड़ा कंकरेंट लिस्ट पे है, क्योंकि ये किसी दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन सेंटर का बनाया लॉ पावरफुल होगा। तो यहाँ पर कहां से लिया हमने? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ हाउस, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, अब देखो समुद्र के बीच में है तो ट्रेड उसको करना पड़ेगा, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड उसका प्रायोरिटी है, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड हमने वहां से लिया। कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, तो कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स हमने कहा से लिया? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ठीक है, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। वहां से हमने लिया सस्पेंशन ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। वहां पे हिटलर था, तो समझो कि वहां पर जब इमरजेंसी लगेगी तो अधिकारों का समाप्ति हो जाएगी, अधिकारों की। तो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? जो हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के समय पे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स ही बचते हैं, आर्टिकल 2021। उसके अलावा सारे ऑलमोस्ट, अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट अगर नोटिफाई कर दे, तो सारे बाकी के सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के दौरान समाप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, और पर यूएसएसआर जो आज रशिया है, वहां से अब वो देखो कैसा कंट्री है, वो थोड़ा सा सोशलिस्ट कंट्री है। अमेरिका कैसा है? फ्रीडम वाला कंट्री है। और यूएसएसआर कैसा है? सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर वो विश्वास रखते हैं। वो किस पे विश्वास रखते हैं? ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, सोशलिज्म हमारी ड्यूटी है। और आइडियाज ऑफ सोशल, ये हमने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, ये हमने कहां से लिया? रशिया से, यूएसएसआर से। हालांकि पॉलिटिकल जस्टिस वहां पे भी नहीं आज तक। व्लादिमीर पुतिन मेरे तो बचपन से अभी तक चला ही आ रहा है ना, मुझे नहीं याद कब से वो राष्ट्रपति है वहां का और कब इलेक्शन होते हैं वहां, पता ही नहीं चलता, है ना। और साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका देखो एक अलग सा देश है ना, अफ्रीका के एकदम नीचे। और अफ्रीकन कंट्री से हमने कुछ नहीं लिया, सिर्फ साउथ अफ्रीका से हमने लिया क्या? कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का प्रोसीजर, आर्टिकल 368। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर होगा, कैसे अमेंड किया जाएगा।
ठीक है, उसके ऊपर जब हम आर्टिकल 368 पे पहुंचेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे कि कब हमको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, कब हमको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, कब हमको स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स चाहिए। तो ये 3 अलग-अलग तरीके से प्रोसीजर है उसके अंदर, वो देखेंगे बाद में, ठीक है। ये जो सबसे ज्यादा पूछे गए एग्जाम्स के अंदर वो है कि रेजिडुअरी पावर कहाँ से ली हमने, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहाँ से लिया, कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली, सबसे ज्यादा पूछा जाता है डीपीएसपी कहाँ से लिया, आयरलैंड से, फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान से, और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ यूएसए से। ड्यू प्रोसीजर यूएसए से और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान से। इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से। ये अलग अलग पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विधि का समान संरक्षण ये यूएसए से लिया। इन दोनों टर्म्स के अंदर कोई डिफरेंस है क्या? ये दोनों अलग अलग है क्या या सेम ही है? हाँ जी, कोई बताओ। प्रसून जी के अलावा भी कोई माइक खोलो। ऐसा कुछ नहीं है मतलब कि आप गलत बता दोगे तो नंबर काट लूंगा आपके एग्जाम में। एग्जाम में तो नहीं काट पाऊंगा। ये जरूर है कि माइक खोल के बोलोगे तो आपको भी मजा आएगा, क्लास में इंटरेक्टिव क्लास चलेगी थोड़ा सा। हाँ जी बोलो यार, कोई बता दो, चलो आप ही बता दो प्रसून जी। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या अंतर है? सर इक्वालिटी बिफोर लॉ तो ये स्टेट करती है कि सब लोग समान रूप से लॉ के लिए एक समान है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये है कि सभी पर समान रूप से कानून एक समान लागू होता है, चाहे कोई भी कानून हो, अमीर गरीब सबके लिए एक प्रकार से लागू होगा। तो आपके दोनों स्टेटमेंट का तो मतलब एक ही निकल रहा है कि कानून के सामने सब समान होंगे। अंतर कहाँ है? हाँ, एक मिनट में रीथिंक कर लूंगा। हाँ सोचो सोचो जी, कोई मैसेज ही कर दो किसी के दिमाग में आ रहा हो, क्या अंतर है दोनों में। हिंट देता हूँ, एक पॉजिटिव ड्यूटी बनाता है, एक नेगेटिव ड्यूटी बनाता है स्टेट की। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अंतर है नहीं नहीं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में, आई गेस। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का तो दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है, बता देता हूँ कोई बात, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि लॉ के सामने सब कैसे होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्टेट को कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, यानी कि कुछ करने के लिए मना कर रहा है। इसीलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ को नेगेटिव कंसेप्ट बोला जाता है। ये स्टेट के ऊपर एक नेगेटिव ड्यूटी देता है। यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबका सबके ऊपर समान संरक्षण, स्टेट को कुछ करने के लिए बोल रहा है। और यहीं से आप देखो, यहाँ से ये कंसेप्ट आता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जब है तब हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन करेंगे। प्रसून जी ने एकदम सही पकड़ा, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया था उस टाइम पे शायद, है ना। तो कोई बात नहीं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है, जब हम उसका रीजनेबल क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे महिला पुरुष के बीच में क्लासिफिकेशन, महिलाओं के लिए अलग कानून है, पुरुषों के लिए अलग कानून है, एससी एसटी के लिए अलग कानून है, ओबीसी के लिए अलग कानून है, जनरल के लिए अलग कानून है। तो ये क्या है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। अब रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो पीसीएस के अंदर नहीं पूछा जाता, तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। बस इतना सा अंतर समझ लो, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कहां से लिया हमने, यूएसए से लिया पॉजिटिव, ओ सॉरी, हाँ पॉजिटिव कहां से लिया, यूएसए से लिया। क्या कह रहा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कुछ करने के लिए कह रहा है यूएसए। यूएसए हमेशा कहता है ना हमला कर दो, तो कुछ करने के लिए कह रहा है यूएसए। ब्रिटेन कह रहा है मत करो यार हमला, रुक जाओ, कुछ मत करो, डिस्क्रिमिनेशन मत करो। तो हमने डिस्क्रिमिनेशन वाला नेगेटिव कंसेप्ट कहां से लिया, ब्रिटेन से, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ब्रिटेन से, जुडिशियल रिव्यू यूएसए से, ठीक है। ये कॉमन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर कई जगहों पर मुझे बुक्स में मिला कि यूनियन लिखा हुआ है। इंडिया क्या है? इंडिया इज अ यूनियन। जबकि आर्टिकल 1 साफ साफ कहता है इंडिया इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस सेंटेंस से अंतर पड़ता है, क्योंकि हम यूनियन नहीं है। यानी कि हमारे यहाँ जो यूनियन है वो उस तरह की यूनियन नहीं है जैसे यूएसए की है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वैसा यूनियन नहीं है हमारा। वो अलग हो सकते हैं, उनके पास अलग होने का अधिकार है, हमारे पास अलग होने का अधिकार नहीं है। द इंडियन यूनियन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग सोवरेन स्टेट्स। सो यूएसए क्या है? बहुत सारी सोवरेन स्टेट्स मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। लेकिन इंडिया का ऐसा नहीं है। बहुत सारी स्टेट्स मिलकर हमने इंडिया है, उसके अंदर कोई सोवरन नहीं है। सोवरन हम लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया है सोवरन। ठीक है, तो सोवरेनिटी का कंसेप्ट वैसा नहीं है इंडिया के अंदर जैसा वेस्ट के अंदर है। तो हम अलग है। हमारा क्या है? हम है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड। इवन पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट को पावर है कि वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है, काट के 2 स्टेट बना सकती है, 2 स्टेट को काट के 1 स्टेट बना सकती है, 2 स्टेट से थोड़ा थोड़ा एरिया लेके 1 स्टेट बना सकती है। तो पार्लियामेंट के पास वो सारी पावर आर्टिकल 3 से आती है। ठीक है, द यूनियन इज इनडेस्ट्रक्टेबल दो स्टेट टेरिटरीज में बी रीऑर्गेनाइज की जा सकती है, लेकिन इनडेस्ट्रक्टेबल है। जब कोई मांग करता है कि हमें अलग देश चाहिए, तो संविधान के अनुसार हमारी पार्लियामेंट उसको अलग देश दे ही नहीं सकती। इनडेस्ट्रक्टेबल आर्टिकल 1 में लिखा है कि हम क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, सर एक स्टूडेंट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एक्सप्लेन करने को कह रहे थे। हाँ जी बिल्कुल करिए। नहीं आप अच्छा, कह रहे थे। मैं कर दूं? ठीक है ठीक है, मैं कर देता हूँ। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि क्या कह रहा है कि कानून के सामने सब कैसे होंगे? सब एक जैसे होंगे। तो यहाँ पर स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन ना करने के लिए कह रहा है कि स्टेट ऐसा कोई काम ना करे कि लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो जाए। ठीक है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जब हम कहते हैं तो समान संरक्षण की बात करते हैं। और इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो आप ये समझो कि इक्वालिटी का कंसेप्ट, आप नॉन लीगल बैकग्राउंड से ना पायल जी? हाँ, फिर समझाता हूं। इक्वालिटी का कंसेप्ट ये समझो कि एक आदमी है, एक लड़का है और एक बच्चा है। ठीक है, इन तीनों को ही क्या करना है? क्रिकेट का मैच देखना है। वहां पर दीवार है और दीवार के इधर क्रिकेट का मैच चल रहा है। ये ग्राउंड है। यहाँ पर कुछ बॉक्सेस रखे हैं, 3 बॉक्सेस रखे हैं। इस दीवार की हाइट है 5 फुट 11 इंच, इस आदमी की हाइट है 6 फुट। क्या इसको उस डब्बे की जरूरत है मैच देखने के लिए? और पायल जी, क्या इस आदमी को मैच देखने के लिए इस बॉक्स की जरूरत है? नहीं है ना? नहीं है। ये वैसे भी देख सकता है क्योंकि दीवार से लंबा है ना? इस लड़के की हाइट है मान लो 5 फुट और 1 फुट के ये है बॉक्सेस, 1 फीट 1 फीट 1 फीट। और इस लड़के की हाइट है 4 फुट। ठीक है, इस बच्चे की हाइट है 4 फुट। इसको 2 बॉक्सेस लगेंगे मैच देखने के लिए। कितने? 2 बॉक्सेस लगेंगे मैच देखने के लिए। इसको 1 बॉक्स लगेगा मैच देखने के लिए। इसको 1 भी बॉक्स नहीं चाहिए मैच देखने के लिए। 3 बॉक्स हैं, तीनों का काम हो सकता है। लेकिन अगर हम इक्वालिटी को एक स्ट्रिक्ट सेंस में देखें कि सबके लिए समान व्यवस्था, तो तीनों को 1-1 बॉक्स मिल जाएगा। ना तो ये लड़का मैच देख लेगा, ये लड़का मैच देख लेगा, ये लड़का तो मैच देख ही नहीं पाएगा। 1 बॉक्स के ऊपर तो चढ़ के मैच वो देख ही नहीं सकता क्योंकि 1 फुट का फासला है। समझ में आया पायल जी? तो इक्वालिटी किसको बोलेंगे? जब सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे कि इसको 2 बॉक्स मिल जाए, इसको 1 बॉक्स मिल जाए और इसको बॉक्स ना मिले।
तब तीनों मैच देख पाएंगे। इसको बोलते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सरकार सबके लिए समान कानून बना दे, एक जैसे कानून बना दे। महिलाओं के लिए स्पेशल लॉज है ना, अलग से कानून है ना महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए। 18 साल से नीचे के बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए अलग से कानून है, पॉक्सो है ना। बोलो यस और नो। नो सर। समझ में आया पायल जी, आपको समझ में आया? आप बताओ। हाँ ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये यही कहता है कि भाई सबको समान संरक्षण दो जिससे सब इक्वल हो जाएं। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सबके साथ समान व्यवहार करो, लेकिन ऐसा व्यवहार करो कि सब इक्वल हो जाएं, सब बराबर हो जाएं। ठीक है। तो महिलाओं के लिए स्पेशल लॉ, SC ST के लिए स्पेशल लॉज, बच्चों के लिए स्पेशल लॉज, इसको बोलते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन। आर्टिकल 14 के अंदर रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है। जब वो इक्वालिटी की बात करता है तो वो इस इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 14, उस इक्वालिटी की बात नहीं करता कि जहां पर सबके साथ समान व्यवहार किया हो। किस इक्वालिटी की बात करता है? ऐसा व्यवहार जो सबको समान बना दे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समाज को हमें दो अलग तरीके से देखना पड़ेगा, यानी कि एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया बनाना पड़ेगा। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का क्या मतलब है? जहां पर हम क्लियरली देख सकें कि ये पुरुष है ये महिला है। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है ना, दोनों अलग अलग है, तो क्या बोलेंगे? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। और इस इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का नेक्सस होना चाहिए इसके साथ, विद द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट से आपने उन दोनों को अलग अलग नजरिए से देखा, किसके नजरिए से देखा? महिलाओं के उत्थान के नजरिए से। सामाजिक उत्थान SC ST का करना है, OBC का सामाजिक आर्थिक उत्थान करना है, तो उस नजरिए से हमने क्या किया? उनको अलग अलग देखा। उस ऑब्जेक्ट का उस अलग अलग देखने के साथ क्या होना चाहिए? नेक्सस होना चाहिए, दोनों साथ में होने चाहिए, तभी वो वैलिड है। तभी हम उनको अलग अलग करके देखना वैलिड कह सकते हैं कि आपने समाज को अलग अलग नजरिए से देखा। तो वो वैलिड कब होगा? जब किसके लिए है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का नेक्सस है इंटेलिजिबल डिफरेंशियल। और ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। समझ में आया? Absence of even one element frustrates the purpose. Absolutely, एकदम सही कहा प्रसून जी ने। Absence of even one element, यानी कि अगर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं है, या ऑब्जेक्टिव के साथ नेक्सस नहीं है, या ऑब्जेक्टिव ही कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? वो डिफरेंशियल हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अभी PCS की क्लास, ठीक है, थोड़ा प्रिसाइज रखते हैं, लॉ के अंदर बहुत ज्यादा नहीं घुसते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं। ठीक है। प्रियम्बल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, प्रियम्बल से, है ना। तो चूंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भी और नहीं भी, ऐसा शुरुआत में सभी लोगों को लगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को भी लगा, सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले जजों को भी लगा। तो इसके ऊपर एक डिसीजन लिया गया, बाद में क्या डिसीजन लिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ द, वो प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड। ठीक है। इसके केस लॉ अभी आगे आएंगे। ठीक है। सबसे पहले स्टैटिक देख लेते हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो जवाहरलाल नेहरू ने, हमने पिछली क्लास में भी देखा था, जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संविधान सभा में पेश किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, वही बाद में चल के प्रियम्बल बना। आइडिया कहां से आया? US कॉन्स्टिट्यूशन से। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको क्या किया? एडॉप्ट कर लिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही एडॉप्ट किया गया। डिस्क्राइब एज आइडेंटिटी कार्ड, ये क्वेश्चन, ये सीधे सीधे स्टेटमेंट एग्जाम में आ जाता है। ठीक है। हाउ कैन वी डिस्क्राइब द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन बेस्ट वे? तो उसके अंदर ऑप्शन होगा आइडेंटिटी कार्ड या की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की चाबी कहा जाता है इसको, किसको? प्रीएम्बल को, प्रस्तावना को। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ जाता है। इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आगे हम लोग देखेंगे। इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सोर्स, चलो आगे देखते हैं, आगे आगे। ठीक है। तो सबसे पहले कई बार ऑर्डर पूछ लेता है कि किस ऑर्डर में। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि प्रीएम्बल में लिखा क्या है। प्रीएम्बल शुरू होता है वी द पीपल से। वी द पीपल,
ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है कि हम भारत के लोग, और ये जो संविधान है ये हम भारत के लोगों ने ही बनाया है अपने लिए, किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, किसी ब्रिटिश ने नहीं, किसी यूएसए ने नहीं, किसी ब्लॉक ने नहीं, किसी कॉमनवेल्थ ने नहीं, हमने बनाया है किसके लिए? अपने लिए। और यहीं से पता चलता है कि सोवरेनिटी जो है वो कहां पर लाई करती है। हु इज द सोवरेन? वी द पीपल आर द सोवरेन्स ऑफ दिस कंट्री। हम क्या हैं? हम इस देश के स्वयं प्रभु हैं। हम यानी कि पूरी जनता, 140 करोड़ लोग क्या है? स्वयं प्रभु हैं अपने देश के। वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute our nation into socialist sect। देखो क्रमबद्ध याद रखना है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरेन सबसे पहले क्या हुए हम लोग? सोवरेनिटी सबसे पहले चाहिए। सोवरेन, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट हमने ले लिया यूएसएसआर से, और रिपब्लिक, सॉरी सेक्युलर, सेक्युलर, इसके अलावा डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये क्रम पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि किस क्रम में लिखे हुए हैं प्रियम्बल के अंदर, तो इसी क्रम में इसको याद करना है। S3DR, S3DR, ठीक है। जो लीगल बैकग्राउंड है उन लोगों को याद होगा ही। इसके अलावा एक चीज जो याद रखनी है कि ऐसा पहले नहीं था, जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल डाला गया तो उसके अंदर लिखा था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोशलिस्ट और सेकुलर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में जोड़ा गया। इसके अलावा इंटीग्रिटी जोड़ा गया। पहले क्या था? यूनिटी ऑफ इंडिया लिखा था। नीचे जब आते हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve टू constitute our nation into sovereign, socialist, secular, democratic republic and we guarantee our people justice, equality, fraternity and, और उसके अंदर क्या जोड़ा गया? यूनिटी। यूनिटी पहले से था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कर दिया बाद में, ठीक है। इससे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1976 के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सबसे बड़ा अमेंडमेंट एक्ट है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हमेशा याद रखेंगे। 42nd भी, 44 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से क्या बन गया? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसके अलावा यूनिटी ऑफ द नेशन की जगह क्या आ गया? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके अंदर? तो जस्टिस देनी है तीन तरह की, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये तीन तरह की जस्टिस हो गई। लिबर्टी, जब तक आजादी नहीं होगी 5 तरह की लिबर्टियां याद रखो हमेशा, ठीक है। क्या है? थॉट, कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है, सोचने की आजादी है। एक्सप्रेशन, सिर्फ सोचना ही नहीं है, उसको एक्सप्रेस करने की भी आजादी है। आप कहीं पे भी कुछ भी बोल सकते हो, बोलने की आजादी। आर्टिकल 19(1)(a) फंडामेंटल राइट हमको बोलने की आजादी देता है। बिलीफ, कुछ भी मानने की आजादी है, किसी में भी, अल्लाह में, भगवान में, शिव में, विष्णु में, गॉड में, वाहे गुरु में, किसी में भी मानो, चाहे किसी में भी मत मानो, तुम्हारी मर्जी। बिलीफ की आजादी है। फेथ की आजादी है। फेथ यानी कि विश्वास, तुम विश्वास किसके ऊपर रखते हो, इसकी भी आजादी है। वर्शिप की भी आजादी है, तुम किसकी पूजा करते हो, किस तरीके से करते हो, संविधान नहीं बताएगा, तुम्हारी आजादी है, ठीक है। और 2 तरीके की इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, यानी कि एक जैसा सबको मानना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आता हो, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आता हो, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, पब्लिक सर्विस के अंदर अपॉर्चुनिटीज की भी इक्वालिटी होनी चाहिए। और इक्वालिटी का कंसेप्ट हम समझ चुके हैं कि सब बराबर आ जाए, सबके साथ समान नहीं करना है, सबको बराबर लाना है, ठीक है। फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो डिग्निटी, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को भी प्रोटेक्ट करना है, और साथ में देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी, भाईचारा और एकता को भी क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। इसकी गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, ठीक है। याद रखेंगे 3 जस्टिस,
5 लिबर्टी, 2 इक्वालिटी और 1 फ्रेटर्निटी। ठीक है, इसके अंदर प्रियम्बल को पहले तो री बेरूबारी यूनियन 1960 के अंदर संविधान सुप्रीम कोर्ट ने पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मानने से ही मना कर दिया, ताकि जब पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो आर्टिकल 368 के अंदर इसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद केशवानंदा भारती आए, तो केशवानंदा भारती के अंदर कहा गया कि हाँ भाई अमेंड तो कर सकते हैं और पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन साथ में कहा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, केशवानंदा भारती 24 अप्रैल 1973 को इसका जजमेंट आया और इसके अंदर कहा गया कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट कुछ भी कर सकती है संविधान के अंदर, प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकती। बेसिक स्ट्रक्चर का अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, केशवानंदा भारती ने कहा। ठीक है, एसआर बोमई में क्या कहा गया, सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एसआर बोमई के केस में आया। ठीक है, और एलआईसी ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, इसके अंदर ये इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या, प्रियम्बल, दैट प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोबारा से रीअफर्म किया 1995 में। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना, है ना, इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, 368 से अमेंड हो सकता है या नहीं, तो ये इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस है 3-4, उसको आप लोग देख लेना, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस तो कर ही चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी हमारा सेलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और बेसिक स्ट्रक्चर भी है कि सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ रहेगी, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, यानी कि लॉ इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम बिकॉज इट क्रिएट्स द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये सारी चीजें कहां से आई, इनको पावर कहां से मिल रही है, जुडिशरी को अगर पावर मिल रही है कि वो आपके भविष्य का फैसला करे कि आप जेल जाओगे या बाहर घूमोगे, कहां से आई वो पावर, कॉन्स्टिट्यूशन से आई। प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस बनाने की पावर कहां से आई, कॉन्स्टिट्यूशन से आई। स्टेट लेजिस्लेचर के पास लॉ बनाने की पावर कहां से आई, कॉन्स्टिट्यूशन से। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहां से आई पावर, कॉन्स्टिट्यूशन से। पंचायत हो गई, लोकल बॉडीज हो गई, और सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये सब कहां से आया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन से आया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इन तीनों अंगों को बनाया है, यानी कि लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कानून को एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी जो उस पे डिसीजन लेता है कि सही किया या नहीं किया, कहीं इलीगैलिटी तो नहीं है। इलीगैलिटी के बाद कौन आता है, जुडिशरी आता है। ये सब आए कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन से, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है। ठीक है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनवैलिड, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड किए बिना अमेंडमेंट किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का, बस बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करके समाप्त नहीं की जा सकती। ये नहीं कहा जा सकता कि अब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, अब पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी, चाहे वो एब्रोगेट करता हो फंडामेंटल राइट को, चाहे कुछ भी, चाहे बेसिक स्ट्रक्चर खत्म कर दें हम, उसके ऊपर जुडिशरी कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। तो ऐसा लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती। क्यों, क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी सुप्रीमेसी को समाप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए फिर पूरा ही संविधान हटा के नया संविधान लाना पड़ेगा। ठीक है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स फॉर्म्स, रिपब्लिकन यानी कि जो राष्ट्रपति है वो चुना हुआ होगा, रिपब्लिक होगा, और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट है कैसी है, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, हम ही लोग इलेक्शन लड़ते हैं, हम ही लोग वोट डालते हैं, और हम लोग अपने ही लोगों के लिए क्या करते हैं, वेलफेयर का काम करते हैं, इसलिए फॉर द पीपल भी है। ठीक है, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म क्या है, जहां पर भेदभाव नहीं है, कि जहां पर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। हालांकि कोई मेरे को अंतर बता सकता है क्या कि स्टेट का क्या कोई रिलीजन ना होना और इंडियन सेकुलरिज्म, यानी कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म में क्या अंतर है? तब तक मैं पानी भर के आता हूँ, आप लोग माइक खोल के बताओ, मैं सुन रहा हूँ।
जी, कोई बताएगा? चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब टाइम भी बहुत हो गया है, सब लोगों को नींद भी आने लगी होगी, है ना? और वैसे भी पॉलिटी की क्लास में बहुत नींद आती है। मुझे तो बहुत नींद आती थी अपने टाइम में, जब मैं पॉलिटी की किसी की भी क्लास करता था ना, मुझे तो बहुत नींद आती थी। दिन में नींद आ जाती थी, अब तो रात का समय। आप लोगों की हिम्मत है, आप लोग बैठे हो अभी तक, ठीक है? तो खैर बैठे रहो, हिलना नहीं। फेडरलिज्म यानी कि डिवीजन ऑफ पावर भी हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, कभी किसी के अंडर में नहीं आएगी, एग्जीक्यूटिव के या लेजिस्लेचर के। वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, डिग्निटी एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, बेसिक स्ट्रक्चर है आर्टिकल 21 के अंदर। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, प्रिएम्बल के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर है। हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, बेसिक स्ट्रक्चर है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में हार्मनी क्रिएट करनी है, ठीक है? भाई फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं? अभी मैंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को तो अमेंड किया जा सकता है। बस फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं छेड़ना, ठीक है? तो ये एक केस की क्रोनोलॉजी है, जिस जो क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। हालांकि पीसीएस के अंदर मुश्किल ही पूछी जाएगी, लेकिन हल्का सा देख लो। तो सबसे पहले शंकर जी आए, भगवान जी शंकर, शंकर भगवान। उन्होंने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट्स के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हो। पार्लियामेंट को अच्छा कैसे कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि वो तो भोलेनाथ है ना? तो भोलेनाथ है, तो उन्होंने कहा ठीक है, चेंज कर लो फंडामेंटल राइट, कोई बात नहीं। तो शंकरी प्रसाद का केस सबसे पहले है, उसके बाद आता है, वो सज्जन आदमी थे ही, तभी तो उन्होंने कहा कि कर लो अमेंडमेंट, कोई बात नहीं। तो सज्जन आदमी ने भी क्या बोला कि ठीक है, सज्जन आदमी अब शिव जी की बात कैसे टाल दे, है ना? उनकी बात टालने के लिए कौन चाहिए? केशवानंदा भारती। केशवानंदा भारती, इन्होंने क्या बोला केशवानंदा भारती के केस में? पार्लियामेंट में अमेंड फंडामेंटल राइट्स बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है? इसके अलावा मिनर्वा मिल्स में भी क्या बोला? लिमिटेड अमेंडिंग पावर एंड हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो केशवानंदा भारती के बाद अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। पहले शिव जी का जमाना था, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, तो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के बीच में हार्मनी बता दी। और क्या बोला? मिनर्वा मिल के अंदर वो बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया उसमें, ठीक है? और लिमिट कर दी अमेंडिंग पावर, ठीक है? हल्का सा याद रख लेंगे बस। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स, तो हमारा कैसा है? फेडरल सिस्टम है, लेकिन कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, ठीक है? तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर का परिकल्पना ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से डिटेल सेंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिया है। फेडरल फीचर को अगर हम देखें तो फेडरल फीचर जैसे डुअल पॉलिटी है, स्टेट की अलग है, सेंटर की अलग है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि बहुत आसानी से इसको अमेंड नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? फेडरल स्ट्रक्चर है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, डिवीजन ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाई कैमरल पार्लियामेंट है, दो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन भी है और पीपल का रिप्रेजेंटेशन भी है, यानी कि हाउस ऑफ पीपल्स भी है और हाउस ऑफ स्टेट्स भी है, ठीक है? और पार्लियामेंट पार्टली रिजिड अमेंडमेंट प्रोसेस है, ठीक है? अब इसके यूनिटरी फीचर्स जो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग सेंटर क्यों है? क्योंकि रेजिडुअरी पावर पार्लियामेंट के पास है, रेजिडुअरी पावर के अंदर पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं, बना दो सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट का लॉ बनाया हुआ कैसा होगा? सुप्रीम होगा। सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अमेरिका को अगर हम देखें तो वहां पे डुअल सिटीजनशिप है और परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, बस सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन है और किसी स्टेट का अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है? यूएस के अंदर हर एक स्टेट का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वहां पे कहीं पर गैम्बलिंग अलाउड है, कहीं पर गैम्बलिंग बैन है, कहीं पर कैनबिस अलाउड है, कहीं पर कैनबिस बैंड है। तो वहां पर अलग अलग लॉज हैं सब स्टेट्स के अंदर, ठीक है? ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज कहाँ से आ रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है और वो स्टेट के अंदर सर्विस दे रही है। तो वहां पर भी क्या करता है? वो स्टेट को पावरफुल, सेंटर को पावरफुल बनाता है। गवर्नर का अपॉइंटमेंट हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। पार्लियामेंट में ऑल्टर स्टेट बाउंड्रीज, आर्टिकल 3 है ना? तो सेंटर को क्या बना रहा है? मजबूत बना रहा है। इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352, 356, 360 सेंटर को मजबूत बनाता है और स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देते हैं उस टाइम पे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा,
अनइक्वल, हर एक स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा में। राज्यसभा को बुलाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, तो स्टेट्स की काउंसिल है वो। पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, अगर आर्टिकल 249 के अंदर राज्यसभा रिजोल्यूशन पास कर दे, नेशनल इंटरेस्ट में है ये मैटर, तो स्टेट लिस्ट के अंदर भी कौन लॉ बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। 250 के अंदर नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी स्टेट मैटर पे भी। 252 में अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। 253 के अंदर अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, उसको मना नहीं कर सकता कोई स्टेट गवर्नमेंट की, नहीं हम नहीं करेंगे। 356 के अंदर ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल भी सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत हो जाती है, वही लॉ बनाती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट एग्जाम में आए हुए हैं सारे, ठीक है। केसी वियर ने क्या बोला है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? क्वासाई फेडरल है। क्वासाई फेडरल मतलब आधा फेडरल है, ठीक है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या बोला है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये वर्ड बहुत ज्यादा आता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सबसे अच्छा शब्द है हमारे देश के फेडरलिज्म को डिफाइन करने के लिए। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बोला? ग्रेनविल ऑस्टिन। एसआर बोमाई के केस में फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंट जुडिशरी की क्या परिकल्पना है? तो आर्टिकल 13 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 13 क्या कहता है कि पार्ट थर्ड यानी कि तीसरे भाग, संविधान के तीसरे भाग जो फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार हमको देते हैं, उसके कोई अगेंस्ट है तो वो लॉ कैसा हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशन वॉइड हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हो लोग, उसको क्या कर सके? एब्रोगेट कर सके, ठीक है। 141 सुप्रीम कोर्ट का बनाया लॉ, सभी कोर्ट्स के ऊपर लागू होगा पूरे इंडिया के अंदर, ये बताता है 141। 226 हाई कोर्ट की पावर बताता है, जुरिडिक्शन बताता है। और 356 प्रोक्लेमेशन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू आफ्टर एसआर बोमाई। तो एसआर बोमाई के केस में क्या बोला गया कि जो प्रोक्लेमेशन है किस चीज की? इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन है, उसका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू क्वेश्चन आया हुआ है कि जुडिशियल रिव्यू प्रोमिनेंटली किन देशों में देखा जाता है? तो इंडिया और यूएसए, इन दो देशों में देखा जाता है, ठीक है। बस बाकी सारी चीजें हो गई। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये थोड़ा सा आप लोग इसको देख लो। जैसे इक्वालिटी अगर हम देखें तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आर्टिकल इक्वालिटी चलती है। अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, जो नॉन लीगल बैकग्राउंड के हैं स्पेसिफिकली उनके लिए, लीगल वालों को याद होने चाहिए। फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30 और 32, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि कोई वायलेशन होता है आपके फंडामेंटल राइट का, तो आर्टिकल 32 वहां पर खड़ा है काटने के लिए सामने वाले को, ठीक है, वो काट लेगा। ये दांत है, ये फंडामेंटल राइट के दांत है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला है दैट आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा है आर्टिकल 32, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी याद रखना, मैंने डाला नहीं है इसमें, वैसे ही याद रखना। सिर्फ पीडीएफ पढ़ने वालों का कुछ तो नुकसान होना ही चाहिए, होता ही है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो क्लास में डिस्कस होती है वो पीडीएफ पढ़ के नहीं आती। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये आप लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। इसके अलावा आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, उसके अंदर के एस पुट्टुस्वामी में क्या बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी भी हमारा राइट टू लाइफ के बराबर है। राइट टू लाइफ, जीवन जीने के अधिकार के बराबर है क्या? राइट टू प्राइवेसी। जो डेटा है हमारा, जो फोन पे डेटा है या हमारा आधार कार्ड है, ये सब क्या है? ये सब हमारा डेटा है, और इसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखना मेरा फंडामेंटल राइट है। मैं किसी को देता हूं तो ऐसा नहीं कि वो मेरा आधार कार्ड किसी और को दे दे। अगर कोई व्यक्ति, मैं किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को या सरकार को अपना आधार कार्ड देता हूं और वो आधार कार्ड कहीं और शेयर कर दे, 1 करोड़ की पेनल्टी है।
कोई कंपनी कर दे अभी कुछ 2027 के बाद से, मई 2027 के बाद से 250 करोड़ की पेनल्टी है कंपनी के ऊपर। अगर मैंने किसी कंपनी को अपना डेटा दिया, उसने डेटा को लीक कर दिया, तो 250 करोड़ की पेनल्टी है मई 2027 के बाद से। अभी नहीं लागू हुआ वो वाला पोर्शन, डीपीडीपी एक्ट में है ना, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2023 का, उसके अंदर ये नियम है। ठीक है, तो ये जो नियम आए डीपीडीपी एक्ट 2023, ये केस पुट्टुस्वामी के केस से ही आए है ना। और आगे बढ़ते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट, याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से उठा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, कौन से अमेंडमेंट से? अमेंडमेंट 44, 44वां अमेंडमेंट। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 300A में चला गया। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। आर्टिकल 40 डायरेक्ट स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। विलेज पंचायत के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इसको डाल दिया है। बाकी डीटीएसपी को हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको जोड़ा गया एज आर्टिकल 51A। 51A की तरह जोड़ा गया। पहले 10 ड्यूटीज जोड़ी गई थी, फिर 86 अमेंडमेंट 2002 करके 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई, तो टोटल 11 ड्यूटीज हमारी है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हल्का सा इसको देख लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स में बता देता हूँ। जैसे पंचायत 9th पार्ट में है, म्युनिसिपैलिटीज 9A में है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि पंचायत भी किसमें है, 9A में है। तो ये याद रखना कि 9 में क्या है, पंचायत, और 9A में म्युनिसिपैलिटीज है। ठीक है, 9 में है यूनियन स्टेट रिलेशनशिप्स, 11 में, सॉरी 11 में यूनियन स्टेट रिलेशनशिप, 15 में है इलेक्शंस, और 17th में है ऑफिशियल लैंग्वेज, 18th में इमरजेंसी है, 20th पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद करने की चीज है, जो आपको याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा शेड्यूल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो पहले शेड्यूल में, यानी कि जब पहला शेड्यूल बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले एक देश में क्या चाहिए? स्टेट चाहिए और यूनियन टेरिटरीज चाहिए। तो शेड्यूल 1 में क्या है? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। अब स्टेट बन गई, यूनियन टेरिटरी भी बन गई, अब क्या चाहिए? अब चाहिए पैसा। तनख्वाह भी तो लोगे देश चलाने की। तो सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के लिए कहां पर दे दी? सेकेंड शेड्यूल के अंदर। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर तो खराब होता ही है। 3 नंबर सबसे काम खराब नंबर है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और हमने 3 नंबर में क्या डाल दिया? ओथ एंड एफर्मेशन। अब जो भी ओथ लेता है उस ओथ को पूरा ही नहीं करता, संविधान की ओथ लेता है, अगले दिन संविधान को तार तार कर देता है ना। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बारे में ऐसा कहा जाता है, जनरल बात कह रहा हूँ, आज की गवर्नमेंट को नहीं कह रहा प्लीज, है ना, आज की सरकार को नहीं कह रहा। पुरानी सरकार ऐसा करती थी, अपनी ओथ और एफर्मेशन को पूरा नहीं करती थी। ठीक है, फोर्थ, चौथे में अब ओथ और अफर्मेशन हो गया, तो राज्यसभा की सीट का ख्याल है भाई, लोकसभा में तो ओथ ले ली, राज्यसभा में भी ले ली जाए। तो चौथे में क्या कर दिया? एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीट का एलोकेशन। 5वें शेड्यूल में कर दिया, बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 10, शेड्यूल 9। ठीक है, अब ये वाले शेड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। शेड्यूल 5 में शेड्यूल्ड एरियाज हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्पेसिफिक उनके लिए नियम है। शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड एरिया किन के लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ठीक है, स्पेसिफिकली कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए शेड्यूल 6 में है। कहां के शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उनको क्या है? उनको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का अधिकार है शेड्यूल 6 के अंदर। यानी कि शेड्यूल 6 वाले एरिया में वो जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वो अपने लिए लॉ भी बना सकते हैं, लैंड रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, और रिसोर्सेज से रिलेटेड, और कस्टम से रिलेटेड। इनसे रिलेटेड क्या कर सकते हैं? लोकल लॉज भी बना सकते हैं अपने खुद के। कौन? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर।
पूरे पूरे स्टेट नहीं है, इन स्टेट में भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर आते हैं। ठीक है, सेवन शेड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों के पावर की डिवीजन बताता है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट इसके अंदर दी हुई है शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 8 के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी 3 लैंग्वेज पॉलिसी गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही है। आज ही कल ही गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसके लिए सर्कुलर जारी कर दिया कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी किस तरीके से लागू होगी। तो स्कूल के बच्चों को अब 3 लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी। हमने हिंदी इंग्लिश पढ़ी और 8th क्लास तक संस्कृत पढ़ी, है ना। अब 2 इंडियन लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी, एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, और उसके डिटेल्स अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 8 शेड्यूल में क्या दे रखा है, 22 लैंग्वेजेस दे रखी है। मुझे कौन बताएगा कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या भोजपुरी? बताइए, या नन ऑफ द अबव? पांचवा ऑप्शन, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, याद रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं। कई बच्चे हिंदी लगाते हैं, हिंदी नहीं है, कोई भी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश और हिंदी को चूज किया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं 9th शेड्यूल पे। 9th शेड्यूल, अब भाई संविधान बन गया और जुडिशियल रिव्यू की पावर मिल गई उसको, जुडिशरी को, कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है लॉ का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा यार एक शेड्यूल बनाते हैं, उसके अंदर सारे जो लॉज जिसका हमें जुडिशियल रिव्यू नहीं कराना वो हम उसमें डाल देंगे। तो 9th शेड्यूल पहले अमेंडमेंट एक्ट से ही इन्होंने बना दिया, जिसके अंदर क्या बोला कि सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस नॉट एब्सोल्युटली इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, एब्सोल्युटली इम्यूनिटी नहीं है लेकिन इम्यून है। ठीक है, 10th के अंदर 52nd अमेंडमेंट से 1985 में एक किस्सा हुआ था आया राम गया राम का। 1985 में क्या हुआ था, वो सुबह तो था कांग्रेस पार्टी में, आया राम गया राम, उसका नाम ही पड़ गया था आया राम गया राम। तो दोपहर में फिर वो बीजेपी में चला गया, फिर शाम होते होते कांग्रेस में आ गया, फिर रात होते होते बीजेपी में चला गया। तो उसने एक ही दिन में 4-5 बार ऐसे पार्टी बदली थी। तो इसको बोलते हैं दल बदल कानून हिंदी के अंदर, एंटी डिफेक्शन लॉ। कहां दे रखा है, 10th शेड्यूल में। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं लेकिन अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया। 11th शेड्यूल में पंचायत है, 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटीज है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा देखो 21st अमेंडमेंट एक्ट से सिंधी भाषा जोड़ी गई है। 71st अमेंडमेंट एक्ट से 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई है। याद रखना, नेपाली हमारी 8th शेड्यूल की लैंग्वेज है, भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, याद रखना, भोजपुरी इज नॉट अ लैंग्वेज। ठीक है, 92nd से 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, मैथिली और संथाली भी कुछ कुछ भोजपुरी से मिलती जुलती है लेकिन ये भाषाएं हैं, वो बोली है। ठीक है, तो भोजपुरी इसके अंदर नहीं है। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी हैं, सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, ये तीनों आ गए। 338, 338A, 338B। ठीक है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन 324, सबको याद होना चाहिए ये। इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल इतनी बार छपे इस बार न्यूज में पिछले एक साल में, 324 सबको याद होना चाहिए। ठीक है, कमीशन टू इन्वेस्टिगेट बैकवर्ड क्लासेस 340, या और फाइनेंस कमीशन 280, ये क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या दिस बॉडी इज विच टाइप ऑफ बॉडी, मतलब विच टाइप ऑफ बॉडी इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसके अंदर आपको ऑप्शन देगा स्टेट्यूटरी बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या नन ऑफ द अबव है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे आपको निशान लगा देना है। ठीक है, इसके अलावा देखो इमरजेंसी को लेके 3 तरह की इमरजेंसी है आर्टिकल 352 के अंदर।
नेशनल इमरजेंसी यानी कि अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है या आर्म्ड रिबेलियन है, तब हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं आर्टिकल 352 के अंदर। प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं 356 के अंदर। अगर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ने काम करना बंद कर दिया है तो उस स्टेट के अंदर क्या होगा, 356 प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, जैसे अभी मणिपुर के अंदर लगा हुआ था, है ना। इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 अभी तक इंडिया में नहीं लगी है, एक बार लगने के चांसेस थे, उसके बाद वो ऐसे ही हो गया, ठीक है। राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 2021 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, याद रखना। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली अफेक्टेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल वॉर और आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। एक्सटर्नल एग्रेशन पे ही आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 19 यानी कि हमारी फ्रीडम्स जो है, 6 फ्रीडम्स। एसआर बोमाई के केस में क्या बोला कि आर्टिकल 356 के प्रोक्लेमेशन को क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा पंचायत का 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखेंगे, ये हमने पढ़ी लिया। डेट याद रखना 24 अप्रैल 1993 को इफेक्ट में आया पंचायत वाला जो ये है अमेंडमेंट है, और 1 जून 1993 को म्युनिसिपैलिटीज वाला 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का फोर्स में आया, ठीक है। तो ये इन दोनों का ये याद रखना, ठीक है।